नमस्कार। आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। वो टॉपिक है ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार्बन एमिटर देशों में से एक है। प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरे के कारण हमें अब फोसिल फ्यूल से दूर होकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। तो आज हम जानेंगे कि क्या भारत सच में 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर हो सकता है, और अगर हाँ तो इसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने होंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि अभी भारत की एनर्जी सिचुएशन क्या है। भारत में अभी भी एनर्जी का 70% हिस्सा फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला, तेल और नेचुरल गैस से आता है। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा है कोयले का, जिसमें देश की 55% बिजली पैदा होती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का योगदान भी तेजी से बढ़ा है। आज भारत की कुल इंस्टॉल कैपेसिटी में से लगभग 38% रिन्यूएबल सोर्सेस से आती है, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास शामिल है। भारत की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आईईए की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की एनर्जी डिमांड में 35% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये बढ़ती हुई मांग हमारे लिए चुनौती भी है और अपॉर्चुनिटी भी, ताकि हम ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। आइए अब जानते हैं भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल कितना है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पोटेंशियल है। हमारे देश को हर साल 300 से 330 दिन सूरज की रोशनी मिलती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के अनुसार भारत का थियोरेटिकल सोलर पावर पोटेंशियल 749 GW है। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्य सोलर एनर्जी के बड़े केंद्र बन सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास लगभग 302 GW की ऑनशोर विंड एनर्जी क्षमता है। भारत के पश्चिमी तट यानी कि गुजरात और तमिलनाडु में विंड फार्म्स लगाने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन माना जाता है। भारत में हाइड्रो पावर की स्थापना क्षमता लगभग 145 GW है। हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने की ये बहुत ही बड़ी क्षमता है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत के पास बायोमास एनर्जी का भी एक अच्छा पोटेंशियल है। भारत में लगभग 18 GW बायोमास एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इन आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत के पास एक बहुत बड़ी क्षमता है। अब जब इतनी बात कर ही ली है तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आखिर भारत ने ग्रीन एनर्जी के लिए अब तक क्या कदम उठाए। 2010 में लॉन्च हुआ नेशनल सोलर मिशन भारत को 2022 तक 100 GW सोलर पावर की क्षमता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। अभी तक भारत में 65 GW से अधिक सोलर पावर स्थापित हो चुके हैं। विंड एनर्जी के क्षेत्र में भारत तीसरे नंबर पर है। 2022 तक भारत ने 40 GW से ज्यादा विंड पावर की क्षमता स्थापित कर ली है। सरकार ने ऐसे फार्म्स के विकास के लिए पॉलिसीज भी बनाई है ताकि हम इस क्षेत्र में और भी ज्यादा और सकारात्मक तरीके से बढ़ोतरी कर सकें। भारत ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी और इसका मकसद ग्लोबली सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना था। ये पहल भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी लीडर बनने की दिशा में एक जरूरी कदम साबित होती है। भारत ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स का भी निर्माण किया है। इसका उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी को नेशनल ग्रिड में सुचारू रूप से इंटीग्रेट करना है। 2021 में सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। ये भारत के इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए एक डीकार्बोनाइजेशन में मदद करेगा। हालांकि भारत के पास पोटेंशियल और इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर होने के रास्ते में कई सारी चुनौतियां भी हैं। सोलर और विंड एनर्जी की सबसे बड़ी समस्या है उनकी इंटरमिटेंसी, यानी कि ये हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। रात में सोलर पावर नहीं मिलती है और साथ ही विंड पावर भी कंस्टेंट नहीं होती है।
एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे कि बैटरीज बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और उनके बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने में समय और पैसा दोनों लगेगा। एग्जिस्टिंग पावर ग्रिड को 100% रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। रिन्यूएबल सोर्सेस के अनप्रिडिक्टेबल नेचर के कारण ग्रिड मैनेजमेंट और स्टेबिलिटी को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए हमें स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए बड़े निवेश की जरूरत होती है। हालांकि सरकार सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रदान कर रही है, लेकिन फिर भी व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स की भागीदारी और उनके इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, खासकर सोलर और विंड फार्म्स के लिए बड़ी जमीन की जरूरत होती है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में जमीन की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इकोलॉजिकल इम्पैक्ट का भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम 100% रिन्यूएबल फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कई रणनीतियों को अपनाना होगा, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए R&D में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस लाइक सॉलिड स्टेट बैटरीज और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए स्मार्ट ग्रिड और माइक्रो ग्रिड का विकास करना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। स्मार्ट ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्राप्त पावर को रियल टाइम में मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इससे एनर्जी लॉसेस कम होंगे, साथ ही सप्लाई जो है वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल हो पाएगी। माइक्रो ग्रिड्स छोटे छोटे लोकल एनर्जी ग्रिड्स हैं जो आइसोलेटेड तरीके से भी काम करते हैं। ये रूरल और रिमोट एरियाज में एनर्जी एक्सेस को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। सिर्फ सोलर या फिर विंड पर निर्भर होने की बजाय हमें बायोमास, जियोथर्मल और टिडल एनर्जी जैसे दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज को भी काफी हद तक एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बायोमास प्लांट्स जैसे कि अल्टरनेटिव सोर्सेज से जो एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम एनर्जी प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी हमारे कोस्टल एरिया में भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी आइडल हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन के लिए फेवरेबल पॉलिसीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी तैयार करने की जरूरत है। ये इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। यूरोपियन यूनियन की तरह इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का सिस्टम लागू कर सकती है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को इंसेंटिव्स दिए जा सके। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस यानी कि RPOs को सख्ती से लागू करना होगा, जो कि एक बहुत ही जरूरी कदम हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी एक ग्लोबल चैलेंज है। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन से हम बेस्ट प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजीज को शेयर कर सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA जैसे प्लेटफॉर्म को उपयोग करके हम रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही भारत के पास सोलर टेक्नोलॉजीज को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने और ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के भी काफी हद तक अवसर मौजूद हैं। तो दोस्तों, क्या भारत 100% रिन्यूएबल बन सकता है? हाँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और सामाजिक जागरूकता के लेवल पर एक साथ आगे बढ़कर कोशिश करनी होगी। ये ना सिर्फ हमें पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा, बल्कि हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस भी देगा। ये समय है कि हम सब मिलकर एक हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। एंड प्लीज रिमेंबर, every steps toward green energy is a steps toward a sustainable and secure future। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।